प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बयाना। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर राजस्थान का मानचित्र देख रहे हैं, इस राजस्थान के मानचित्र में हम राजस्थान की आबहवा प्रणाली के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान में जो जल हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होता है वो एकत्रित होकर के किन नदी नालों के माध्यम से, और वो बड़ी नदी में, और बड़ी नदी उससे बड़ी नदी में बह कर के और किसी एक बड़े गंगा नदी तंत्र आदि या यमुना नदी तंत्र के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में अथवा अरब सागर की तरफ किसी बड़ी नदी तंत्र में, जैसे कि राजस्थान से माही, लूनी आदि नदी का जो गमन होता है उस रूप में अरब सागर में पहुंच जाती है। प्यारे विद्यार्थी हो, राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो एक तरह से जल विभाजक का काम करती है राजस्थान में, यानी कि जो वर्षा के रूप में हमें जल प्राप्त होता है वो जल पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ विभाजित कर दिया जाता है अरावली पर्वतमाला के द्वारा। तो इस प्रकार अरावली पर्वतमाला के पूर्व में अधिक जल प्राप्त करके नदियाँ बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाती हैं। उस जल को लेकर के एक नदी दूसरी नदी में मिल जाती है और छोटी नदी बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाती है। लेकिन हम जब राजस्थान में मानसून के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अरब सागर का जो मानसून है वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर होते हुए और आगे निकल जाता है और बिना टकराए और राजस्थान के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में पहुंचकर और हिमालय पर्वत तक जहाँ पहुंचता है। बाद में हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड के आसपास सामान्यतः अल्प वर्षा करता है। लेकिन हम जब बंगाल की खाड़ी के मानसून की बात करें तो हम पाते हैं कि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो राजस्थान में जब प्रवेश करता है तो हालांकि वो अपनी आर्द्रता को बहुत कम कर चुका होता है, क्योंकि वो पूरे देश में गुजर करके और राजस्थान तक बड़ी लंबी दूरी तय करने के बाद पहुंचता है। लेकिन जो भी वर्षा राजस्थान में होती है वो सामान्यतः अरावली पर्वतमाला के पूर्व में ही होती है। इसलिए पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों का जो जल का जो विस्तार है या गहरे और बड़े पेटे वाली जो नदियां हैं वो सामान्यतः पूर्व की तरफ ही मिलती हैं। सामान्यतः इस अरावली पर्वतमाला के जल विभाजक के रूप में इस बात को ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान की नदियों या राजस्थान के जल प्रवाह को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। उसमें अरावली पर्वतमाला जैसी जल विभाजक का एक महत्वपूर्ण भूमिका है और हम ये देखेंगे कि अरावली पर्वतमाला के और पूर्व में जो बहने वाली नदियां हैं उनको बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र कह सकते हैं और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में बहने वाली नदियों को अरब सागर का अपवाह क्षेत्र कह सकते हैं। लेकिन राजस्थान में बहुत सारी नदियां और बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिस एरिया का पानी ना तो बंगाल की खाड़ी में की नदियों में पहुंच पाता है और ना ही अरब सागर में गिरने वाली नदियों के साथ मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो क्षेत्र है वो अंतःप्रवाही क्षेत्र, इनलैंड वाटरवेज या आंतरिक अफवाह वाला क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार हमें देखें तो बहुत बड़ा क्षेत्र, यानी कि लगभग 60 से 62% क्षेत्र जो है वो आंतरिक अफवाह प्रणाली वाला क्षेत्र कहलाता है। सामान्यतः आंतरिक अफवाह प्रणाली वाला जो क्षेत्र है उसको हम देखें तो जो पानी सामान्यतः इकट्ठा होता है वो किसी बड़ी नदी में होकर के और अरब सागर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में नहीं मिल पाता है और वो कुछ दूरी पर बढ़ करके या तो उसके पानी का बाष्पीकरण होकर के वो सूख जाता है या वो कहीं रेत मिट्टी आदि में समा जाता है अथवा कहीं झील आदि में गिर करके
और वो पानी उस झील में, पोखर में, तालाब में समा जाता है। इस प्रकार वो नदियाँ या वो क्षेत्र अंतः प्रवाही क्षेत्र इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। अब हम सबसे पहले जो राजस्थान के अब्बा क्षेत्र का जो हम अध्ययन करेंगे, उनमें बंगाल की खाड़ी का अध्ययन करेंगे। बंगाल की खाड़ी की तरफ जो जाने वाली या बहने वाली जो नदियां हैं, वो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में हैं। इसलिए ये जो क्षेत्र है वो पूर्व की तरफ है, और जहाँ पर काली सिंध, पार्वती, बनास, चंबल आदि राजस्थान की बड़ी बड़ी नदियाँ का पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियों में एकत्रित होते हुए आगे चलकर चंबल में, और चंबल का पानी यमुना में, यमुना का पानी गंगा में मिल कर के, और गंगा नदी तंत्र का हिस्सा हमारे राजस्थान का पानी बन जाता है। सामान्यतः हम भारत के संदर्भ में हम नदियों का अध्ययन करते हैं, तो हम उत्तर भारत में 3 नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं: गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। तो राजस्थान की जो नदियों का जो पानी है वो हम देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा है, क्योंकि ये सभी नदियाँ और इकट्ठी होकर के जब किसी बड़ी नदी में मिलती हैं तो बड़ी नदी और बड़ी नदी में मिल कर के और गंगा नदी तक उस पानी को पहुंचा देती है। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी नदी है और एक अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट जो सिस्टम है, वो उनमें पहली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का हम अध्ययन करेंगे। चंबल नदी राजस्थान में इसका उद्गम स्रोत नहीं है, बल्कि इसका उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के विंध्याचल की जो पर्वतीय श्रेणियाँ हैं उनमें महू नामक स्थान है, वहाँ जनापाप पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। महू नामक स्थान से, जनापाप पहाड़ियों से। और राजस्थान में ये सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर जाती है, जहाँ पर ये इस पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध से आगे चलकर ये नदी और कोटा में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसमें जवाहर सागर बांध बना हुआ है। पहले राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर बांध, और उसके बाद एक कोटा शहर में कोटा बैराज नामक बांध इसमें बना हुआ है। आगे चल कर के ये नदी बहती है और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए, और इसमें यमुना में ये नदी इटावा के पास मिल जाती है। आगे चल कर के चंबल नदी में जो दक्षिण पूर्व की अन्य नदियां हैं, उन सभी का पानी इसमें समाहित हो जाता है। हम हाड़ौती क्षेत्र की नदियों का नाम लें तो जिनमें परबन, काली सिंध, आहू, नेवाज, पार्वती, इन सब नदियों का पानी चंबल में मिलता है। इसी प्रकार राजस्थान की एक बहुत बड़ी नदी है बनास नदी, और बनास नदी का जो पानी है वो भी इसमें चंबल नदी में मिलता है। चंबल नदी में तो यहाँ पर रामेश्वरम के पास चंबल, बनास और सीप, ये त्रिवेणी संगम होता है। चंबल, बनास और सीप, ये त्रिवेणी संगम होता है। तो इस प्रकार हमें देखते हैं कि यहाँ त्रिवेणी संगम होता है। तो बनास और बनास में मिलने वाली जो खारी, कोठारी, बेडच आदि नदियाँ हैं, मोरेल, धुंध, ये सभी नदियों का पानी इकट्ठा होकर के चंबल मिल जाता है, और चंबल इस संपूर्ण पानी को लेकर के आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, और ये जो एरिया है इसका वो सर्वाधिक अब्बा क्षेत्र वाला एरिया है। इसमें चूड़िया जलप्रपात भी बना हुआ है राजस्थान में। लेकिन ये नदी हम देखें तो एक विशिष्ट रूप में ख्यात अथवा कुख्यात कह सकते हैं कि इसका जो एरिया है पूरा वो डांग एरिया कहलाता है। डांग एरिया, डांग क्षेत्र, और इन क्षेत्रों में डांग विकास बोर्ड भी बना हुआ है, और डांग एरिया के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ जो हिस्से मिलते हैं, गहरी घाटियाँ मिलती हैं, उसको उत्खात भूमि या उत्खात स्थलाकृति बोला जाता है। उत्खात स्थलाकृतियाँ, जिसको सामान्यतः अंग्रेजी में बोलते हैं वेटलैंड टोपोग्राफी।
यानी कि ये ऐसी भूमि वाला जो क्षेत्र है जहाँ इस नदियों के द्वारा गहरी घाटियाँ या गहरी खाइयाँ बना दी गई हैं, जो कि डाकुओं अथवा दस्युओं के पालना गृह बने हुए हैं। तो इस रूप में भी ये एरिया या ये क्षेत्र बहुत ही कुख्यात है। तो इन सब को बोलते हैं हम कंदरा। तो इस प्रकार सरकारों के द्वारा कंदरा सुधार कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि इस भूमि को और समतल किया जा सके और कृषि भूमि में तब्दील किया जाए, ताकि यहाँ के किसान और खेती करके और उनको एक रोज़गार दिया जा सके, ताकि वो एक दस्यु परंपरा अथवा लूटपाट की जो परंपरा इस एरिया में बनी हुई है उसको कमतर किया जा सके। दूसरी नदी जो बंगाल के खाड़ी अफवाह क्षेत्र की प्रमुख नदी है उसका नाम है बनास। बनास नदी को हम देखेंगे। बनास नदी सामान्यतः राजस्थान में अरावली जो पर्वतमाला है उसमें खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनौर की पहाड़ियों से यहाँ आप इस मानचित्र में देखेंगे कि बनास नदी आपको दिखाई दे रही है, और बनास नदी के उद्गम को हम देखें तो यहाँ पर राजसमंद में खमनौर की पहाड़ियाँ हैं, और खमनौर की पहाड़ियों से और ये इस प्रकार का अवध क्षेत्र है। और अभी मैंने जो आपको बताया था कि ये खंडार तहसील में सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के पास और सीप नदी के साथ चंबल में इसका मिलन हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि बनास नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें बेडच, मेनाल, कोठारी आदि नदियाँ, गंभीरी नदियाँ, और मांडलगढ़ के मध्य में और बनास, बेडच और मेनाल इन नदियों का त्रिवेणी संगम है। जैसा कि मैंने अभी आपको चंबल नदी के पास एक त्रिवेणी संगम बताया था कि चंबल, बनास और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम है, उसी प्रकार बनास नदी पर भी मांडलगढ़ में और बेडच और मेनाल के साथ इसका त्रिवेणी संगम है। तो इस प्रकार हमें देखते हैं कि लेकिन बनास नदी पेयजल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और यहाँ पर टोंक ज़िले में इस पर बीसलपुर नाम का एक बांध बनाया गया है। बीसलपुर टोंक ज़िले में, और बीसलपुर एक पेयजल परियोजना का एक बहुत बड़ा स्वरूप हमारे राजस्थान में हमारे सामने है। और इसके माध्यम से, बीसलपुर बांध के माध्यम से और जयपुर, अजमेर ज़िलों के और क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से पेयजल की सप्लाई हो रही है। तीसरी नदी है गंभीरी नदी, और गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ ज़िले में प्रवाहित होती है, गंभीरी नदी। इसके बाद बेडच नदी। बेडच नदी इसको हम देख सकते हैं इसमें। बेडच नदी ये आयड़ नदी के नाम से भी पुकारी जाती है। इसका दूसरा नाम है आयड़ नदी, और ये गोगंदा की पहाड़ियों से निकलती है। गोगंदा की पहाड़ी उदयपुर में, और 190 किलोमीटर बहने के पश्चात बिगौद के समीप बनास नदी में मिल जाती है। ये आगे बहती है और यहाँ पर ये बनास में मिल जाती है। इसके बाद हम अगली नदी दें कोठारी नदी। कोठारी नदी को हम देखेंगे कि राजस्थान में ये अरावली पर्वतमाला में देवेर नामक स्थान है। देवेर नामक स्थान से निकलती है कोठारी नदी। और अब इस मानचित्र में आप कोठारी नदी देखोगे। कोठारी नदी यहाँ पर है, और यहाँ से होते हुए आगे चल कर के ये बनास नदी में इसका मिलन हो जाता है। यहाँ इसका मिलन बनास नदी में हो जाता है। ये भीलवाड़ा ज़िले में मांडलगढ़ कस्बे के पास में। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ ये मांडलगढ़ के पास मिल जाती है। इसके बाद हमने पार्वती नदी। और पार्वती नदी एक चंबल की सहायक नदी है, और ये आप ये देखेंगे ये पार्वती नदी है, और आगे चलकर ये चंबल में मिल जाती है, और मध्य प्रदेश का से विभिन्न श्रेणियों से इसका उद्गम है। इसके बाद खारी नदी देखेंगे हम। खारी नदी ये
कई जगहों पर खारी नदी है। हम इस समय पढ़ रहे हैं उदयपुर ज़िले में जो बिजराल जगह है वहाँ से खारी नदी का उद्गम होता है। खारी नदी और देवगढ़ के समीप होते हुए अजमेर ज़िले में देवली के समीप बनास नदी में इसका मिलन हो जाता है। यहाँ पर ये खारी नदी है। मानचित्र में आप देख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे काली सिंध नदी। और काली सिंध नदी आपके मानचित्र में यहाँ पर प्रदर्शित है। काली सिंध नदी, काली सिंध, और ये चंबल की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और काली सिंध नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें परवन, नेवाज, आहू, ये कुछ सहायक नदियाँ हैं काली सिंध की। और ये झालावाड़ कोटा में बहते हुए नौनेरा नामक स्थान पर और चंबल में मिल जाती है। आगे चल कर के ये चंबल में मिल जाती है। इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में और बंगाल की खाड़ी का अपवा क्षेत्र पढ़ा था, राजस्थान के अपवा क्षेत्र के अंतर्गत, कि बंगाल की खाड़ी की तरफ जो महत्वपूर्ण नदी है चंबल, और चंबल के साथ एक महत्वपूर्ण नदी है बनास। इन दो महत्वपूर्ण नदियों की जो अन्य छोटी छोटी सहायक नदियां हैं उन सब का पानी इकट्ठा होकर के और अंत में वो चंबल में मिल जाता है। और चंबल यमुना में मिल जाती है। और यमुना उसके बाद यानी चंबल इटावा के पास यमुना मिल जाती है। और यमुना उस संपूर्ण पानी को लेकर के और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, जहाँ त्रिवेणी संगम होता है। इस प्रकार बंगाल की खाड़ी का अपवा क्षेत्र हमारे राजस्थान के अंतर्गत में हमने जो पढ़ा उसमें आज इतना ही। शेष जो अरब सागर और अंतः प्रभा का जो क्षेत्र है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।